हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स राइट्स के बारे में। मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये मौलिक अधिकार का पहला वीडियो है। एटलीस्ट 3 से 4 वीडियो आएगा मौलिक अधिकार का, क्योंकि मौलिक अधिकार एक बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, तो इस चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे। 2 से 3 वीडियो एटलीस्ट तो आएगा इसका। ये तो पार्ट 1 है, इसमें हम कुछ मौलिक अधिकार के थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल के अंदर एंट्री करेंगे। तो हम धीमे धीमे सारे आर्टिकल को भी कर लेंगे और फिर लास्ट में एक हम आपको माइंड मैप बना के देंगे, जिससे कि अकॉर्डिंग आपको पूरा आर्टिकल जितने भी हैं 12 से 35 के बीच में आप सारे याद कर पाइएगा उस माइंड मैप से, केवल एक इमेज से। तो ये पॉलिटी का 7वां नंबर वीडियो है। 6 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, तो ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। तो जो हम संविधान की बात करेंगे, हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने हैं? 6 हमारे पास राइट है। लेकिन जब स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तो उस समय हमारे संविधान में 7 राइट थे। ये ध्यान रखिएगा, 7 राइट थे। एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हटा दिया गया। तो अभी जो बेसिकली जितने राइट हैं वो अभी कितने राइट हैं? 6 राइट हैं। आप देख सकते हो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये चीज़ आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो 6 राइट हैं। फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं, मूल अधिकार बोलते हैं। मूल अधिकार क्यों बोलते हैं, हम सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। और हम अगर इसकी बात करेंगे तो हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ध्यान रखिए, पार्ट 3 में 12 अनुच्छेद से लेके आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक के जितने भी आर्टिकल, इतने आर्टिकल सारे में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करिए। सारे के हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी बात करें 14 से 18, फिर हम राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे 19 से 22, फिर 23 से 24, 24 से 28, 29, 30, 32, सारे का हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से रखिएगा। तो 6 जो फंडामेंटल्स राइट है उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है, उसको हम याद रखेंगे, ठीक है। ये देख ध्यान रखें, ई एफ, इससे इक्वलिटीज, एफ से फ्रीडम, इससे इक्वलिटी, एफ से फ्रीडम, ठीक है। ई एफ ई आर, ठीक है, ई एफ ई आर, फिर से ई आर, फिर सी आर। तो आपके पास जितने भी 6 फ्रीडम्स हैं सारे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा हो गया इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन। ये क्या हो गया हमारा? इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन एंड रिलीजन। ई एफ ई आर, ई एफ ई आर, फिर उसके बाद ई आर फिर से, क्योंकि एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट में सी आर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको सारा याद होगा। हिंदी की अगर बात करेंगे तो स स ध स स, ये ध्यान रखिएगा, स ध स। ये हो गया समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये हम बात करेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हो गया संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और ये हमारा संवैधानिक उपचार। तो इस तरह से हम 6 जितने भी हमारे 6 हैं सारों को हम याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल की, तो हम आर्टिकल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 है। ये हमारा 19 से 22 है। ये हमारा 23-24 है। ये हमारा 25 से 28 है। ये हमारा 29-30 है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 32 है, ठीक है। 33, 34, 35 सारा का हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन याद करने का जो तरीका है, और जो हम आर्टिकल को ध्यान में रखते हैं, इस तरह से राइट टू इक्वलिटी पूछ देगा तो 14 से 18 के बीच में बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, मैं आपको आगे याद भी करा दूंगा। तो ये हम पहले समझेंगे भाई राइट्स क्या होते हैं, जो अधिकार हैं ये क्या होते हैं। इन चीज़ों को समझेंगे तभी हम चीज़ों को सही से कर पाएंगे। ओके, तो आपके सामने ये लिखा हुआ है राइट्स। राइट्स मीन्स अधिकार होता है। हिंदी में आप समझ लीजिएगा, अधिकार होता है। तो बेसिकली राइट्स की बात करते हैं तो 4 तरह के, एक नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। ओके, मैंने 4 राइट्स के बारे में बताया। नेचुरल जो प्राकृतिक अधिकार है, ह्यूमन राइट्स में तो मानवाधिकार है, जो मानव के जो अधिकार हैं। लीगल राइट्स जो कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार बोल सकते हैं। और फंडामेंटल्स राइट जो हमारे मूल अधिकार है, जो कि हमारे संविधान में है। ओके, जो हमारे संविधान में। तो नेचुरल राइट हुआ कि भाई अगर आप जन्म लिए, देखिए पहला बात, नेचुरल राइट्स के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है जॉन लॉक।
थोड़ा-सा मैं कभी-कभी डिटेल चला जाऊँगा तो चीज़ों को समझिएगा। तो नेचुरल राइट्स को बस ध्यान में समझना है कि नेचुरल राइट्स किसको बोलते हैं। तो अगर आपने जन्म लिया, तो जन्म लेते ही जो अधिकार आपके पास प्राप्त है, वो आपका नेचुरल राइट्स हो गया। जैसे जन्म लिए तो देखना, खाना, पीना, सोना, ये सब सारे जन्म लेने के बाद आपके पास अधिकार हैं। इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। दिस इज़ द नेचुरल राइट्स, ठीक है? इसे कोई कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आपका नेचुरल राइट है, ये आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। देखिए, ह्यूमन राइट्स अगर बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको संविधान के अंदर आपको दिया गया है। संविधान के अंदर आपको दिया गया है। और ये ह्यूमन राइट्स है, ये भी आपको राइट्स दिए गए हैं, लेकिन ये जो राइट्स है एक पूरे ह्यूमंस को दिया गया, नॉ कि सिटीजन्स को। फंडामेंटल राइट्स क्या है कि अगर जिस देश का फंडामेंटल राइट्स है, उस देश के नागरिक को प्राप्त है। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो अगर जैसे लिख दे कि फंडामेंटल राइट्स, तो वहाँ के नागरिक को प्राप्त है वो राइट्स। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है, ये ऑल ओवर कह सकते हैं कि यूनिवर्सल है। कैसा यूनिवर्सल है? ये सबको प्राप्त है। संसार के जितने भी लोग हैं, उन सबको प्राप्त है। कंट्री वाइज नहीं है ह्यूमन राइट्स। चीज़ों को आप समझिएगा, ये ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। इसमें बात करेंगे हम, तो इसमें एटलीस्ट 30 आर्टिकल्स बताए गए हैं, जो कि 30 आर्टिकल। ये कैसे आया, हम थोड़ा-सा बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे इसका, हम आप समझ लीजिएगा। जो ह्यूमन राइट्स है, ये यूएनओ का हम बात करेंगे, यूएनओ का 1948 का चार्टर आया। यूएनओ का 1948 का चार्टर आया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर आया था 1948 का। उसमें 30 आर्टिकल दिया गया, जिसमें बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि शादी करने का अधिकार, फैमिली बनाने का अधिकार, गुलाम किसी को नहीं बना सकते इसका अधिकार, ये सब सारे ह्यूमन राइट्स के अंदर में थे। जैसे कि कभी-कभी देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा मतलब वहाँ के लोगों पे जुल्म किया जाता है, तो वो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स जो कमीशन होता है, वो इस पे आवाज़ उठाता है कि आप राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स हैं, जो कि सारे कंट्रीज़ के लोगों को प्राप्त है, ना कि स्पेशल कंट्रीज़ को। स्पेशल कंट्रीज़ के अंदर जो सिटीजन्स को प्राप्त होता है, उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है? चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। तो जैसे कि हम लीगल राइट बोले, ये लीगल राइट्स हैं कि जैसे कि कुछ-कुछ जैसे कि बात करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो स्टार्टिंग में राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का जो अधिकार था, वो एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन जब सरकार को डेवलपमेंट का काम करना हुआ, तो कहीं-कहीं ज़मीन पे अधिग्रहण करने लगे, तो कहीं न अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी रखेंगे, तो कोई भी लोग अपना ज़मीन क्यों देगा सरकार के लिए? नहीं देगा, बोलेगा हम नहीं ज़मीन बेचेंगे, हम नहीं देंगे ज़मीन। आप जैसे अगर मान लेते रेलवे लाइन बिछाना, तो बोलेगा हम ज़मीन नहीं देंगे। तो क्या हुआ कि प्रॉब्लम आया, तो संशोधन कर दिया गया 44 अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, और वहाँ से जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, और इसको बना दिया गया लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या है कि अगर आपका राइट्स को लिया जाता है, राइट्स को आपको छीना जाता है, तो आप उसको कानूनी रूप से आप उसको अचीव कर सकते हैं, कानूनी रूप से उसको एक्वायर कर सकते हैं। वो हो गए लीगल राइट्स, वो हो गए क्या भाई? लीगल राइट्स, ठीक है? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी आपके पास कौन-कौन से लीगल राइट्स हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने तो एक बता दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। और आपका एक ये भी प्रश्न है कि जो राइट टू वोट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है, ठीक है? राइट टू वोट आपका कौन-सा अधिकार है? ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए। अब आपका फंडामेंटल राइट्स आ गया, तो फंडामेंटल राइट्स होगा कि भाई ये नागरिक को ही प्राप्त हो, जो संविधान है जिस देश का, उसमें ये डाला गया चैप्टर है, तो वहाँ के नागरिक को ही प्राप्त है, ठीक है? और भी कुछ विदेशियों को भी प्राप्त होता है, लेकिन हम उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बेसिकली एक बाउंड्री के अंदर, एक टेरिटरीज़ के अंदर फंडामेंटल राइट्स का जो भी होता है, काम होता है, ठीक है? बाउंड्री के अंदर, ठीक है? ये लिमिटेड्स हैं। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब बात कर ही लिए हैं, तो इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? ये बात आता है कि भाई इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, इसको मूल अधिकार क्यों बोलते हैं? मूल इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति को, सॉरी, कोई भी सिटीजन की बात करते हैं, तो एक कंट्री के अंदर रहने के लिए जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत अधिकार होते हैं, वो सारी चीज में डाला गया है। पहला बात ये है कि किस तरह का है, तो ये एक तरह का नेचुरल राइट्स है। मैंने बताया कि नेचुरल राइट्स क्या होता है, जन्म लेने के बाद आपको जो राइट्स प्राप्त हो गए, नेचुरल राइट्स हो गए। तो सही बात है, अगर किसी कंट्री के अंदर आप जन्म लिए, तो वहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स है आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको मिल गया, समझिए कि आप उस कंट्री में आपने जन्म लिया, आप वहाँ के सिटीजन्स मतलब हो गए, तो आपको वो नेचुरल राइट मिल जाएगा। वो आपको राइट मिल जाएगा, तो एक तरह से जो जन्म के बाद जो भी राइट प्राप्त होता है, वो नेचुरल राइट्स कहलाते ही हैं।
पहला बात कि भाई एक नेचुरल राइट्स है, खाना पीना जो भी चीज़ इसके अंदर में है, एक व्यक्ति को किस तरह जीना है, जीवन जीने का अधिकार। तो इसलिए ये मूल है क्योंकि ये सारे चीज़, ये आपको एजुकेशन, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ये आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, सारे चीज़ इसलिए क्योंकि मूल है। ये लोगों के लिए ज़रूरी है। विदाउट इसके एक कंट्री के अंदर रहना हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सेकंड का क्या इसके है, ये नॉन सेपरेबल है। नॉन सेपरेबल मतलब क्या, कि भाई इसको चाहकर भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमको फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमको राइट नहीं चाहिए, राइट नहीं चाहिए, अपने पास रखिए। आपको राइट, आपने उस कंट्री में जन्म लिया, आप उस कंट्री के सिटीजन हैं, तो आपको ये राइट मिलेगा तो मिलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। इसलिए बोलते हैं कि नॉन सेपरेबल से फंडामेंटल राइट्स। और क्या, फंडामेंटल राइट्स हमें बताता है, ये इसमें बताता है कि हम लोग फ्री हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, और हम लोग साथ में साथ प्रोटेक्टेड भी हैं। हम लोग स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, प्रोटेक्टेड भी हैं। ये फंडामेंटल राइट आपको बताता है। तो फंडामेंटल क्यों है, ये आपने समझ चुका हो कि नेचुरल्स हैं, नॉन सेपरेबल हैं, एंड बताता है कि हम लोग फ्री हैं। अब बात आता है कि भाई ये हिस्ट्री, मतलब कहने का तो हिस्ट्री हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान में डाला गया, कहाँ से डाला गया, कैसे कैसे इसका मतलब एक तो स्वरूप तैयार हुआ। तो हम देखते हैं, पहला तो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव फंडामेंटल राइट्स, आपको पता भी होगा, मैंने बताया था कि स्रोत, संविधान के स्रोत के बारे में तो मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका में अब बात करेंगे 1789 में यूएसए बिल्स ऑफ राइट, यूएसए में बिल्स ऑफ राइट्स आया था, जिससे ही हमारे संविधान में अगर बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमारा संविधान जुड़ा हुआ, हमारा संविधान का फंडामेंटल राइट्स यूएसए, बिल्स ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए का 1789 का जो राइट्स है वहाँ से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ से कुछ कुछ प्रोविजंस को लिया गया है। हम बात करेंगे कि स्वराज बिल आया था, स्वराज बिल आया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में। तो उसमें भी कुछ अधिकारों की बात की गई थी। फिर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल्स 1925 में आया था, उसमें भी कुछ अधिकार की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 आया था, उसमें भी कुछ अधिकार की बात की गई थी। तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट्स 1945 का आया था, उसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दो तरह के राइट्स के बारे में बताया गया था। फंडामेंटल क्या हुआ, जस्टिसेबल है, कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ओर जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी क्या है कि आपको नहीं मिलेगा तो आप उसके ऊपर, आप ये मत कहना जस्टिसेबल नहीं है, न्यायोचित नहीं है, आप उस पर नहीं डिमांड कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं मिल रहा। तो तेज बहादुर सप्रू बोला था कि दो तरह के राइट्स होने चाहिए। ठीक है, ये हिस्ट्री आपको थोड़ा समझना चाहिए कि किस किस तरह से आया था। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि चीज़ें क्लियर होगा, समझ रहे हैं चीज़ों को। अब आगे चलते हैं। फीचर्स, ये जो फंडामेंटल राइट हैं इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या विशेषताएं हैं। पहला, ये निगेटिव है। अब बोलेंगे भाई ये तो राइट अधिकार दे रहा है तो निगेटिव कैसे है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जब पूरा पढ़िएगा 12 से 35 तो हर जगह लिखा रहेगा ये स्टेट ये नहीं कर सकता है, स्टेट वो नहीं कर सकता है। स्टेट में बताऊंगा आगे क्या होता है, बोलेगा कि स्टेट ये नहीं कर सकता है, स्टेट किसी को भेदभाव नहीं कर सकता, मतलब नहीं 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 करने का प्रोहिबिट कर रहा है, पूरा निषेध लगा रहा है, रोकता है, स्टॉप करता है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, इन दोनों को मनमानी करने से रोकता है फंडामेंटल राइट्स। अब ऐसा लॉ ना बना दे कि लोगों के जो अधिकार उसको स्टॉप कर दे, तो इसको रोकने का काम करता है। इसलिए क्या है, ये नेगेटिव है। पहला बात, ये अमेंडेबल है। अमेंडेबल मतलब कि इसको संशोधन कर सकते हैं, साथ में साथ ये लिमिटेड है, कुछ है, ये ज़्यादा नहीं है आपके पास। मतलब लिमिटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी-कभी फंडामेंटल राइट का सस्पेंस होता है, सस्पेंड हो जाता है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है। जैसे कि इमरजेंसी के समय में कुछ फंडामेंटल राइट्स को हम रोक देते हैं, वंचित कर देते हैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को वंचित किया था इमरजेंसी के टाइम में, तो दिस इज, कह सकते हैं कि ये अमेंडेबल्स है और दिस इज लिमिटेड, लिमिटेड है और अमेंडेबल है। ये अनलिमिटेड नहीं है फंडामेंटल राइट्स, ये चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ में जस्टिसेबल है, मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई अगर आपको नहीं मिलता है, जो भी राइट्स आपके अंदर में हैं, जो दिए गए हैं, अगर उसका हनन होता है, उसका उल्लंघन होता है, उसको अगर छीना जाता है, तो जस्टिसेबल है, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जा सकते हैं, रीट जारी करवा सकते हैं कि भाई हमको तो हमारा राइट्स को छीना जा रहा है।
ये क्या होगा, जस्टिसेबल है, अमेंडेबल्स हैं, लिमिटेड है, नेगेटिव है एंड कैन बी सस्पेंडेड, कभी कभी सस्पेंड भी किया जाता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। फीचर्स समझ चुके होंगे आप लोग ध्यान से। अब हम बात करने वाले हैं, एक ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया, इस चीजों को आप समझिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसके लिए, लोगों के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है पार्लियामेंट को कि तुम लॉ बनाओ। क्या करता है, लॉ बनाओ। संसद जो है उनको बोलता है तुम लॉ बनाओ। अब संसद लॉ बनाता है दो लोगों के लिए, एक पीपल के लिए मतलब लोगों के लिए, एक बनाता है संविधान के लिए भी, क्योंकि संविधान के अंदर जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो तो पार्लियामेंट ही करता है। तो संसद का काम है लोगों के लिए, तो लोगों के लिए तो बात अलग, इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि लोगों के लिए कानून बनाता है वो अलग है। लेकिन हम संविधान के लिए जब ये कानून बनाता है तो आर्टिकल 368 का उपयोग करता है, संशोधन करता है कि ये चीज हटाना, ये चीज करना है, ये पार्लियामेंट का काम है। अब जब ये सब छेड़छाड़ करेगा तो सुप्रीम कोर्ट देखते रहता है कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट देखता है 368 के अकॉर्डिंग अगर संशोधन करता है तो केसेस आए हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं। जैसे शंकरी प्रसाद केस आया था, जो पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 वाला, तो शंकरी प्रसाद केस बोला था। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ भी अमेंड कर सकता है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी अमेंड कर सकता है। चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज बोला। लेकिन फिर केस आया गोलकनाथ वाला केस। फिर गोलकनाथ वाला केस जो आता है, तो गोलकनाथ वाला केस में बोलता है भाई कि भाई फंडामेंटल राइट को नहीं छेड़ सकते हो। क्या बोला, फंडामेंटल राइट को नहीं छेड़ सकते हो। जैसे कि गोलकनाथ केस 1967 में आया था, डेट को रख लीजिएगा, आप लोग देख सकते हो। बोला कि देखो फंडामेंटल राइट को छेड़छाड़ मत करो, मूल अधिकार को छेड़छाड़ मत करो, बाकी जो भी चीजें हैं उसको तुम अमेंड कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो। ये बोला गोलकनाथ में। फिर केशवानंद भारती केस आता है 1971 वाला। ये बहुत ही गजब केस था, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया गया। इसमें बोला भाई कि करो, अमेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अमेंड करो, लेकिन ध्यान रखना बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई डिफिनीशन ही नहीं है कि क्या क्या चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो ये एक तरह से प्लस पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जब भी ज्यादा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा ये जो लेजिस्लेचर है जब भी कुछ ज्यादा गड़बड़ी करता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का था, तो इस लॉ को हटाओ, बेसिक स्ट्रक्चर को ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत ही एक दायरा है जो कि सुप्रीम कोर्ट को ही पता है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इन चीजों को समझने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल बेसिक स्ट्रक्चर का, तो उन चीजों को समझ पाइएगा। तो भाई बोला कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करना, बाकी तुमको जो अमेंड करना कर दो। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट वाला ये हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तुम जो करना है उड़ लो, जितना उड़ना है उड़ लो। ये केशवानंद भारती केस में बताया। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए जो आर्टिकल 12, अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल को। हमने फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स देख लिए, फंडामेंटल राइट्स क्या है हमने देख लिया, उनका कहाँ से आया हमने ये भी देख लिया, हमने सारी चीज़ों को देखा। फिर हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स को कब कब अमेंडमेंट किया गया है, ऐसा कब बताया गया। अब हम जो देखने वाले हैं आर्टिकल 12, जो कि आर्टिकल 12 पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल 12 बोला है राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 में ये क्यों बोला गया, क्योंकि हम तो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, इसलिए बोला गया कि आगे जैसे ही पढ़िएगा ना, जैसे ही आगे पढ़िएगा 14 15 14 से लेके, तो वहां सब में लिखा रहेगा कि राज ऐसा नहीं कर सकता, राज ऐसा नहीं कर सकता है, राज ऐसा कर सकता है, राज ऐसा नहीं कर सकता। अब सवाल यहाँ पूछेगा ना, ये कौन राज्य, किसको राज्य बोलेंगे, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको राज्य बोलेंगे, किनको राज्य बोलेंगे, ये चीजें सवाल उठती है कि किनको हम राज्य बोलेंगे। तो इसलिए 12 में बोल दिया है कि किनको राज्य बोलना है, ये हम बता दे रहे हैं आपको कि कौन कौन राज्य के अंदर में आएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना। बोला कि हम बताते हैं आपको कौन कौन राज्य के अंदर में आएंगे, तो बोला कौन कौन आएंगे, तो वही बोला है राज्य की परिभाषा है। बोला है कि जो गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो संघीय सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो पार्लियामेंट है,
लोकसभा एंड राज्यसभा, ये सारे राज्य हैं, ये सारे राज्य हैं, ये सारे राज्य के अंदर डाला गया। वो ये राज्य यहाँ पर एक शब्द है, ये वो राज्य मत समझिएगा जो स्टेट होते हैं। यहाँ पे राज्य एक शब्द है, बोला गया कि राज्य के अंदर कौन-कौन चीज़ें आएँगी। जब भी हम राज्य की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में आना चाहिए। जो सरकार है, सेंट्रल सरकार है और जो भी पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, जो स्टेट की सरकार है, साथ में स्टेट का जो विधानमंडल है, विधान परिषद की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे, वो सब राज्य के अंदर में आएँगे। फिर क्या भैया, लोकल बॉडीज जैसे कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट हैं, पंचायत हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, जितने भी नगर पालिका हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गए, वो सारे राज्य के अंदर आएंगे। फिर बोला अदर ऑथोरिटी मतलब बोल दिया कि अन्य सभी निकाय, चाहे वो संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो। जैसे भैया, मतलब ये आप समझ लीजिए, राज्य उसको बताया गया कि ऐसा ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई भी अथॉरिटी जिसके पास जो चाहे तो सरकार के अकॉर्डिंग, जो चाहे तो सरकार ने किसी लॉ के अकॉर्डिंग बनाया उसको, कोई भी लॉ को ला के सरकार उसको बना दिया है। जैसे कि हम बात करें एलआईसी उलआईसी, या सरकार ने या सरकार किसी को हेल्प मतलब सरकार कुछ उसको सहायता प्रदान कर रही है, वो सारे अथॉरिटी, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गए, यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं सरकार देता है पैसा। शुरू में यूनिवर्सिटी को नहीं रखा गया था स्टेट के अंदर, लेकिन कुछ केसेस आए तो यूनिवर्सिटी को, जैसे कि क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को ग्रांट प्रदान करता है भारत सरकार, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से स्टेट हो गया। तो अगर वो भी स्टेट कुछ गड़बड़ी करता है तो वो राज्य के अंदर में आ जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कि स्टेट वर्ड को मैं क्यों बता रहा हूँ इतना अच्छे से। एलआईसी हो गया, एलआईसी भी एक तरह से क्या है, स्टेट एक तरह से राज्य है, क्योंकि एलआईसी के अंदर ही बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और एलआईसी का भी अपना नियम कानून है। तो अगर ऐसा कोई नियम कानून बनाता है जिसे संविधान मूल अधिकार को ही छीन ले, तो फिर आ जाएगा बड़ी भाई कि तुम राज्य हो और तुम मूल अधिकार को छीन नहीं सकते हो, ऐसा तो लिखा गया है। तो एलआईसी हो गया, आईडी बैंक हो गए, ओएनजीसी हो गए, मतलब बहुत सारे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे अथॉरिटी जिनके अपने एम्प्लॉयज हैं, कहने का मतलब उनके पास अपना रूल्स हैं, लॉ हैं, चाहे वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट से एडेड है, मतलब गवर्नमेंट से सहायता उनको मिलता है। इस तरह के कोई भी बॉडी, चाहे वो संविधान द्वारा है या तो फिर प्राइवेट बॉडी जो भी हो, ये सारे आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट के अंदर में आते हैं। चीज़ें समझ चुके होंगे। ओके। जैसे कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस हो गया, वो सारे राज्य हैं। अगर वहाँ की एम्प्लॉइज को कुछ ऐसा किया था, मूल अधिकार का छीना था, तो फिर ये स्टेट के अंदर में आ जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं डिफाइन किया होता, तो मान लेते हैं कि कोई आदमी की, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि कोई भी स्कूल है, स्कूल में मान लेते हैं कि बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ पे उनके गार्जियन जाएंगे कि देखो हमारे बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे बच्चे का फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है। तो स्कूल बोलेगा कि हम तो भाई राज्य नहीं, वो तो लिखा गया कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राय ऐसा थोड़ी बोला गया स्कूल ऐसा नहीं कर सकता। तो बोला, फिर उसके संशोधन होते तो बोला कि नहीं, स्कूल भी राज्य है, यूनिवर्सिटी भी राज्य है, क्योंकि वो अदर अथॉरिटी के अंदर आता है और उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, वो खुद वो मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वो काम करती हैं, जैसे कि उनके रूल्स अलग अलग होते हैं, उनके भी रूल्स होते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि राज्य के अंदर कौन-कौन चीज़ आता है, अधिकतर चीज़ राज्य के अंदर आ जाता है। ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है? आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 13 ये बोलता है, अब आर्टिकल 12 में यही था राज्य की परिभाषा। तो आर्टिकल 13 ये बोलता है कि कोई भी लॉ जो बनाइए, कोई भी कानून बनाइए ना, वो मूल अधिकार के असंगत नहीं होना चाहिए और मूल अधिकार को कम ना करे। लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब कोई भी तू लॉ बना दो, अगर मूल अधिकार को छोटा कर दे, मतलब मूल अधिकार को कम कर दे, मतलब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को छीनने की कोशिश करे या किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को कम करने की कोशिश करे, तो उस अधिकार को, उस तरह के लॉज को, उस लॉ को हम जीरो मान लेंगे। क्या कर लेंगे? वो लॉ को हम क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। ये कहने का मतलब जुडिशियल रिव्यू का शक्ति देता है आर्टिकल 13, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि भाई अगर ऐसा कोई लॉ बन जाता है तो हम उसको जीरो मानेंगे, उस लॉ को खत्म कर देंगे, मतलब वो समीक्षा योग्य है, उस हम लॉ को देखेंगे कि भाई ये जो लॉ बनाए हो, ये लॉ में कहीं ये फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है क्या? ये चीजें हैं। और अगर ऐसा है तो वो चीज आर्टिकल 32 के अंदर और आर्टिकल 226 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है? मतलब ये है कि जब भी आप लॉ बनाइए तो फंडामेंटल राइट्स
वायलेट नहीं हो, जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लॉ को बनाइए, ये बोला गया। कोई भी लॉ बनाइए। अब ये भी सवाल उठ गया कि कौन लॉ के अंदर में कौन-कौन चीज़ आएँगी? लॉ तो बहुत सारे होते हैं, अब लॉ को डिफाइन करिए। तो आर्टिकल 13 में ये भी दिमाग लगा के लिखा गया संविधान। आर्टिकल 13 में भाई विधि शब्द को भी डिटेल कर दिया कि भाई विधि कौन-कौन होगा, जो बता देते हैं। अस्थायी विधि, और अस्थायी विधि क्या? तो जो कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जो भी राज्य की विधानमंडल हो या तो लोकसभा, राज्यसभा, अगर कोई भी रूल्स बनाते हैं वो सारे लॉ के अंदर में आ जाएगा। मतलब अस्थायी विधि, क्योंकि जो लॉ बनाते हैं वो अस्थायी रहते हैं। जो आज भी कोई भी अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो वो लॉ इस लॉ के अंदर में आ जाएगा। अस्थायी विधियाँ, अगर कोई भी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, अगर अध्यादेश पास करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का काम है अध्यादेश पास करता है कभी-कभी, आपको पता है ऑर्डिनेंस। तो अगर कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करता है जो अस्थायी होता है, कुछ दिनों के लिए ऑर्डिनेंस रहता है, जो ऑर्डिनेंस रहता है कुछ महीने तक के रहता है, तो बोला वो भी लॉ के अंदर आएगा। अगर वो ऐसा लॉ पास कर दिए प्रेसिडेंट और उस लॉ में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इस मूल अधिकार के संगत है वो लॉ, तो उसको भी हम ज़ीरो कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। बोला और क्या भैया? और कोई आदेश जारी करता है, अगर कोई भी स्टेट, जैसे कि मैंने जितने स्टेट के बारे में मैंने बताया, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कोई ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया, ओके, कोई अधिसूचना जारी कर दिया, कोई भी, चाहे चाहे गवर्नमेंट बॉडीज हो या तो लोकल बॉडीज हो या कोई भी चीज़ें हो, अगर इस तरह से कोई आदेश, जैसे कि मैं नोटिफिकेशन आ गया जॉब का, मान लेते हैं, उस जॉब के नोटिफिकेशन में ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कुछ कम्युनिटीज़ के ऊपर, कि इस कम्युनिटीज़ को इस एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, तो वो लॉ है, क्योंकि वो जारी किया गया अधिसूचना। वो बोलेगा भाई, तो कहीं नहीं, जिस कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रहा है वो कम्युनिटी बोलेगा देखो ये लॉ निकला है और ये लॉ में ऐसा है। वो फिर नहीं बोल सकता है कि हम लॉ नहीं, क्योंकि लॉ के अंदर में तुम आ जाए। गैर विधायी स्रोत क्या हो गया? गैर विधायी स्रोत हो गया कि जहाँ पर लॉ बनाने का उनके पास पावर नहीं, लेकिन फिर भी वो लॉ बनाते हैं। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आप देख लीजिए, मुस्लिम लोगों का अलग-अलग लॉ बोर्ड है। मुस्लिम लोग जैसे 3 तलाक, ये सब सारे लॉ के अंदर में है। वो सारे लॉ हैं। जैसे कि और भी बहुत सारे अलग-अलग कम्युनिटीज़ में लॉ हैं। तो वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा काम करेंगे, कुछ भी ऐसा नोटिफ़िकेशन ऐसा कुछ भी करेंगे, वो लॉ के अंदर में आ जाएगा। और वो लॉ अगर इस तरह से प्रॉब्लम करता है, मूल अधिकार को कम करता है, तो आर्टिकल 13 के अंदर उसको ज़ीरो माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 13 ये कहता है। आर्टिकल 12 बोलता है कि राज्य की परिभाषा है और राज्य के कानून के अंदर आते हैं। आर्टिकल 13 बोलता है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाइए जो कि मूल अधिकार को कम कर दे, और वो कानून किस-किस के अंदर में आ जाएगा, आप मैंने बता दिया। अस्थायी विधियाँ, ये चीज़ें थी आर्टिकल 13 के अंदर। चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। अब आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 आते हैं, तो आर्टिकल 14 में क्या है? ये चीज़ें मैं आपको भेज दूँगा। ये आप ऐप को डाउनलोड करिए, उस ऐप पे आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। ये बीपीएससी प्लेटफ़ॉर्म का जो ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए। सारे फ्लो चार्ट आपको इस तरह से मिलेगा कि फ्लो चार्ट को देख के ही आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 14, क्योंकि ये है राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। पहला अधिकार हम पढ़ने वाले हैं समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है, और उसमें हम आर्टिकल 14 को आज देखेंगे। और 14 में कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता या समता का अधिकार में पहला जो आर्टिकल 14 है, वो बोलता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो तरह की चीज़ें के बारे में बात बोलता है। बोलता है जो स्टेट है, जो राज्य है, वो इस चीज़ को मना नहीं कर सकता, इस चीज़ को मना नहीं कर सकता है। देखिए स्टेट की बात आ गया ना, तो अब स्टेट के अंदर क्या-क्या चीज़ आता है आपको समझ गए होंगे। सवरेज स्टेट के अंदर में आता है। ओके, ये आर्टिकल 14 बोलता है। ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अभी हम 14 को देखेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 14 में 2 तरह की बातें की गई, 14 का 1 और 14 का 2। 14 का 1 में बोला गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता मतलब क्या हो गया कि कोई भी आदमी हो, अमीर, गरीब, एनीवन, कोई भी हो, वो लॉ के अकॉर्डिंग समान है। कोई भी अगर लॉ है तो सबके लिए समान है, किसी के लिए ज़्यादा, कम या बेशी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी कोई गरीब आदमी है तो उसको ज़्यादा सज़ा मिल रहा है, कोई अमीर आदमी है तो उसको कम सज़ा मिल रहा है। इस तरह के कोई भी प्रिविलेज नहीं, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। सब लॉ के बिफोर इक्वल है। ठीक है? ये चीज़ें बोली गई हैं। अब ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? इन चीज़ों को समझेंगे।
तो इसमें बोला गया भैया इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेज। अब चीज़ों को समझिए कि मतलब बराबर परिस्थितियों में, सम परिस्थितियों में सम ट्रीटमेंट होना चाहिए। कैसे भाई? जैसे कि मैं एक बोल रहा हूँ, जैसे कि पहले बोला गया कि सबको इक्वलिटी है, सबको इक्वलिटी है लॉ के अकॉर्डिंग, सब लोग समान हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा, कुछ भी हो। अब मुझे बताइए कि अगर एक घर में एक छोटा बेटा है, एक बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, छोटा बेटा स्कूल में पढ़ता है। अब दोनों को पॉकेट मनी देने का बात आया तो दोनों को मान लेते हैं कि 100 रुपए पॉकेट मनी दिया। तो ऐसे तो हो सकता है यार, कॉलेज में वो जाता है तो उसको 100 से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा पॉकेट मनी, और छोटा वाला कम पड़ेगा। तो बोलिएगा ना इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सबको हम 100-100 देंगे। तो ऐसा नहीं है। इसमें 14 के 2 में ये बोला गया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको देखते हुए काम करिए। अगर कोई छोटा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग दीजिए पैसा, वो बड़ा है तो उसको बड़े के अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए। मतलब मैं ये लॉ की बात कर रहा हूँ, मतलब उसको उसको जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग लॉ उसको ट्रीट करेगा, उसको उसके अकॉर्डिंग लॉ ट्रीट करेगा। तो ये समझिए कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो इंग्लैंड से लिया गया इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ये भी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? कैसे? जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे हम देखते हैं कि डिसेबल्ड के लिए, जो विकलांग के लिए अलग थोड़ा उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन होता है, तो ये सारे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में है। मतलब भाई विधियों का समान संरक्षण करना है। भाई विधि के समक्ष तो सब समान हैं ही, लेकिन समान संरक्षण भी करना है। अगर जिस तरह से परिस्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग लॉ भी होने चाहिए, ठीक है? अब कोई जैसे कि मान लेते हैं कोई लॉ आया और इस तरह से बातें जैसे कि मान लेते हैं हम इस चीज़ को हम अगर एक अलग एग्ज़ाम्पल से अगर हम समझते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर कोई ऐसा कोई लॉ है जो फ सज़ा की बात करता है, सज़ा की बात करता है। तो मान लेते हैं कि वो सज़ा मान लेते हैं कि बच्चा भी किया है, वो सज़ा कोई बड़ा भी किया है। तो मान लेते हैं उसमें कि मृत्युदंड है, ऐसा कुछ कठोर सज़ा की बात है। तो दोनों को समान कैसे दे सकते हैं? बच्चा है, बच्चा को उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा उस सज़ा में रिलैक्सेशन चाहिए। तो ये बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो कांसेप्ट है नेगेटिव है। ये राज्य को बोलता है भैया कि आप ऐसा कभी मत करिएगा कि किसी को लॉ के सामने इक्वलिटी ना फ़ील हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना। बोलता है राज्य ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी कि विधि के समक्ष जो क्षमता है इसका मतलब इसका भेदभाव नहीं करना है राज्य को, ये बोला गया। और 14 के 2 में क्या बोला कि जो राज्य है इन चीज़ को देखते हुए काम करेगी, इन सबको बराबर ट्रीटमेंट करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव काम कर रहा है। जो 14 का 2 है ये पॉजिटिव है, और 14 का 1 जो है ये नेगेटिव काम। क्योंकि ये मना कर रहा है कि भाई सब समान है, ऐसा कोई भी लॉ ना बनाइए, ऐसा कोई भी ऐसा भी आप भेदभाव ना कर सकते हैं कि कोई भी आदमी को आप प्रिविलेज दे दिए कि चलो वो नहीं, सब समान है, ये बोला। लेकिन 14 के 2 में ये बोल दिया कि सबको समान करो। ऐसा डिमांड भी कर सकते हैं, आप ऐसा डिमांड भी कर सकते हैं कि जो कानून बने या कुछ ऐसा बने उसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो सबके लिए, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन हो, साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये बोला गया 14 के 2 में। ओके, ये चीज़ें हैं। इसमें तो ये और देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम करना है, मतलब लोक समाज के लिए कोई काम करना है, जैसे कि महिलाओं का हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो अब बोले कि महिलाओं के लिए इतना सारा चीज़ दे दिए हैं, तो ये तो इक्वलिटी नहीं है, तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। महिलाओं का स्थिति खराब है, तो उनको हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए, ठीक है? जैसे कि हम आरक्षण जो आगे हम देखेंगे, तो सारी चीज़ें इसके इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही आता है। हम आर्टिकल 15 देखें, 16 देखें, 17 देखेंगे, हम सब चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल आज हमने पढ़ा 12 राज्य की परिभाषा, ठीक है? राज्य में अंदर कौन आता है? आर्टिकल 13 हमने पढ़ा कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाओ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट मतलब वायलेशन कर दे और या कम कर दे। आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा समता का अधिकार है, और समता का अधिकार में आर्टिकल 14 के 1 में हमने बोला कि विधि के समक्ष समता, ठीक है? फिर हमने देखा कि विधियों का समान संरक्षण, कि जैसे लोग हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करिए, ये आर्टिकल 14 के 2 में है। अब देखिए ये जो रूल्स ऑफ लॉ, मैंने ये चीज़ छोड़ दिया। ये जो रूल्स ऑफ लॉ है, विधि का शासन, ये कांसेप्ट दिया गया था एबी डायसी के द्वारा। एबी डायसी एक ब्रिटिश के न्यायवादी थे। उन्होंने बोला कि रूल्स ऑफ लॉ, विधि का शासन क्या होता है? उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे, बोला कि देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई भी कानून को, कोई भी अगर लॉ है उसको अगर वो उल्लंघन नहीं करता है तब तक उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता, नॉट पनिशेबल है अगर वो वायलेट नहीं करता है।
सेकंड बोला क्या कि कोई भी आदमी हो कानून से ऊपर नहीं है, ये चीज़ें बोला गया। तो रूल्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग यही है कि कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, कोई व्यक्ति जब तक के हनन नहीं करता है इन लॉ का तो उसको पनिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ें सारे बोला गया था, ठीक है? तो ये समझिए कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहीं से लिया गया था रूल्स ऑफ लॉ से। तो रूल्स ऑफ लॉ एक तरह का कहने का मतलब सिद्धांत है जो हमारा एवी डायसी के द्वारा दिया गया था जो कि ब्रिटिश, ठीक है? मतलब न्यायवादी थे। चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। तो आर्टिकल हमने आज 12, 13, 14 पढ़ा और हमने थोड़ा-सा आज ऊपर में हिस्ट्री थोड़ा-सा आगे हमने देख लिया, इसलिए ये वीडियो में हम कुछ ज़्यादा आर्टिकल को नहीं कर पाए। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एटलीस्ट 22 तक हम कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम पूरे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप लोग कमेंट करिए कि इस वीडियो में और मैं क्या थोड़ा मतलब चेंजिंग लाऊँ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। मैं भी इसको फ्लो चार्ट से मैं समझा रहा हूँ कोई चीज़ों को, मैं थोड़ा-सा डायग्राम से मैं बता रहा हूँ चीज़ों को कि आपको थोड़ा सही से आपके माइंड में बन पाए और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है? बाकी आपके पास बुक होगा तो उस चीज़ को आप बुक को रेफ़रेंस कर ही सकते हैं चीज़ों को देखने के लिए। तो दिस इज़ इनफ, ये इनफ है आपके कोई भी वन डे एग्ज़ाम के लिए। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, 13 क्या बोलता है, 12 क्या बोलता है, सारी चीज़ों को आप लोग कर पाइएगा, एक भी चीज़ आपको गलती नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरह से इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।